हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। अभी तक हमने लगभग 65 प्रैक्टिस सेट कर रखा है और न जाने कितने, आई थिंक 2 क्यूज़ रिवीजन कर रखा है और बहुत सारे क्लासेस भी कर रखे हैं। आप चाहे तो उन सारे ही वीडियो को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मेरे सारे ही वीडियो आपको सीरियल बाय मिल जाएंगे। और आज हम लगभग 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाए हैं और इसे देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए टाइम का वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं? फ्लोसेंट फिल्टर को, रैपिड फिल्टर को, ग्रेविटी फिल्टर को, प्रेशर फिल्टर को। जब तक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए इसके आंसर जो है वो कमेंट सेशन में डाल सकते हैं और लास्ट में अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं? तो इंग्लिश फिल्टर फ्लोसेंट फिल्टर को बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है। सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है तो सेप्टिक टैंक, कृत स्लज प्रक्रिया, सीवेज फॉर्मिंग या फिर उपरोक्त सभी। तो सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया क्या है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये तीनों ही सीवेज शुद्धिकरण जैविक क्रिया विधि के अंतर्गत आते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर है 3। कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? तो तनुकरण, गड्ढे में भरना, रासायनिक उपचार या फिर जैविक उपचार। कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण के लिए संबंधित नहीं है? यहाँ पे हम नहीं को ध्यान में रखेंगे। अक्सर एग्जाम में हम जल्दीबाजी में नहीं को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो तनुकरण ये नहीं होगा, रासायनिक उपचार ये भी नहीं होगा और जैविक उपचार ये भी नहीं होगा। गड्ढे में पानी का भरना, गड्ढे में पानी का भरना ये गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि इस विधि में मोहल्ले में पाइप की उपशाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है। तो किस विधि से मोहल्ले में पाइप की उपशाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है? आप यहाँ पर अगर उपशाखाओं देखेंगे तो यहाँ से भी आंसर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन ए है ग्रिड प्रणाली, ऑप्शन बी है वृत्ताकार प्रणाली एंड ऑप्शन सी है वृक्ष प्रणाली एंड ऑप्शन डी है विकिरण प्रणाली। तो किस विधि से मोहल्ले में पाइप की उपशाखाओं से पानी का कनेक्शन दिया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे सिंपली आंसर, जो कि उपशाखाओं मैंने आपको दे दिया था हिंट्स। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वृक्ष प्रणाली। जैसे वृक्ष का जड़ होता है और उसके कई सारे शाखाएं निकली होती हैं, ठीक वैसे ही पानी की टंकी से कई सारे पाइपलाइन गुजरे होते हैं और इससे मोहल्ले में पानी का वितरण होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है?
96.9%, 99.27% एंड 2% एंड 45%। तो लार में पानी की मात्रा कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 5 है। लार में पानी की मात्रा 99.27% होती है। 99 मेनली होता है, ये 27 जो है वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 99 एकदम इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछता है, तो घुमा के पूछने में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि लार में एसिड की मात्रा कितनी होती है, तो 1 से 2%। इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। और पानी पूछे तो पानी की मात्रा हो जाएगी 99.27%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शुद्धिकरण की रासायनिक विषयकरण विधि में डैश का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लकड़ी के कोयले का, फिटकरी का, ब्लीचिंग पाउडर का या फिर चूने का। तो यहाँ पे चूंकि रासायनिक विधि पूछ रहा है तो आप ध्यान दे सकते हैं, ये चूना रासायनिक विधि के अंतर्गत ब्लीचिंग भी आ जाएगा और फिटकरी भी आ जाएगा, लेकिन ये कोई लकड़ी का कोयला नहीं आएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लकड़ी का कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। तो मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए है एल्युमिनियम सल्फेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन डी है क्लोरीन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन, यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इसके अलावा एक और होता है जो देता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन नेक्स्ट है, आगे है। आप तब तक सोचिए और हो सके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम परमैंगनेट। मिट्टी युक्त जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक नेक्स्ट और है, या फिर मैं बता देती हूँ, हो सकता है आगे जब क्वेश्चन आए और आप पढ़े तो आपको रिमेंबर हो जाए। पोटेशियम परमैंगनेट होता है एंड एक फिटकरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वस्तु की वह गुणवत्ता उसे डीप ड्रॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित न हो, क्या कहलाती है? यहाँ पे वस्तु होगा, वस्तु की वह गुणवत्ता जो उसे डीप ड्रॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित ना हो, क्या कहलाती है? अवशोषकता, दीर्घीकरण, प्रतिस्कंदता एवं आर्द्रता। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्द्रता। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होता है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन को आई थिंक मैंने पहले भी करा रखा है। पहले के प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो मिक्सअप होते हैं, मैच करते रहते हैं, ताकि आप अगर एक क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखते हो तो वो आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। तो शरीर में जो जल की आवश्यकता होती है किस कार्य के लिए होती है? तो अंतर्ग्रहण, पाचन एवं अवशोषण, इन तीनों के लिए होती है। ऑप्शन डी सही होगा। अंतर्ग्रहण के लिए भी आवश्यक है, पाचन के लिए भी आवश्यक है एवं अवशोषण के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि है? क्लर्क विधि, उबालकर, छानकर या फिर ये सभी। अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो यहाँ पे क्लर्क विधि दिया है, उबालकर एवं छानकर एवं उपयुक्त सभी। तो इन सारे ही विधियों से अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध किया जा सकता है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये सभी नहीं दिया रहता तो हम क्लर्क विधि को चूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उपरोक्त सभी दिया है, इसलिए हम ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो एल्युमिनियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट या फिर सोडियम सॉल्ट। तो जो जल की कठोरता होती है ये किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सॉल्ट के कारण। जो जल की कठोरता होती है ये कैल्शियम सॉल्ट के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट किसका रासायनिक नाम है। नमक का, हल्दी का, अजीनोमोटो का या फिर जीरा का। तो जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है ये किसका रासायनिक नाम है। ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अजीनोमोटो का। अजीनोमोटो का ये एक तरह का साइलेंट किलर का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ तो एग्जाम में पूछे गए हैं एंड कुछ का चांसेस है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखेंगे और लास्ट में आप सब जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने आंसर सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा युक्त जल डैश के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम ऑक्साइड एवं फिटकरी। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट था ऑप्शन में। कभी कभी पोटेशियम परमैंगनेट, फिटकरी, ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी दे सकता है। तो वहाँ पे हम ए और बी दोनों का आंसर टिक करेंगे। तो जो मृदा युक्त जल है वो डैश के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, तो वो फिटकरी के द्वारा भी शुद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में होता है। तो सबसे बड़े प्रतिशत में प्रयोग होता है। यहाँ पे प्रयोग साइड हो गए हैं, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, मौजूद होता है। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है। ये क्वेश्चन मैंने एक बार और कराया था और आप सबने इसमें ऑब्जेक्ट किया था। तो पोषक और पोषण में अंतर होता है। पोषक तत्व पूछे तो यहाँ पे हम 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन, खनिज लवण, पानी एवं कार्बोहाइड्रेट। तो पोषक तत्व पूछे तो ऑप्शन नंबर सी पानी होगा, क्योंकि पानी हमारे शरीर में नॉर्मली आंसर 65 से लेकर 75 तक के बीच में आता है। अगर ऑप्शन हम देखेंगे जो भी इसके बीच में मिलता जुलता हो हम उसे टिक करेंगे। 70% हो तो ज़्यादातर हम 70% या उससे ऊपर के टच करेंगे, नहीं तो नॉर्मली 65 से लेकर 75 तक ऑप्शन आते हैं एग्ज़ाम में। तो जो पोषक तत्व है वो पानी सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल अधिनियम प्रभावी किया। तो कब किया। तो 1974 में, 1964 में, 1984 में, 1994 में। तो जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल अधिनियम प्रभावी किया है, ये कब किया है। तो इन्होंने किया है सन 1964 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत होता है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा ना कि एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत कितना होता है पोषक तत्व वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 61, 81, 71 एवं 51। तो मैंने कहा था जो 70 से अबव हो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। नॉर्मली ऑप्शन आते हैं 65 से लेकर 75 के बीच में, इसे ध्यान में रखेंगे। तो एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत ऑप्शन सी 71% होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है। तो उबाल कर, क्लॉर्क विधि द्वारा, कॉस्टिक सोडा द्वारा या फिर कैलगन विधि द्वारा।
तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का उपाय क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का उपाय ऑप्शन नंबर डी कैलेगन विधि द्वारा है। यहाँ अस्थाई पूछा है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। कई बार अस्थाई और अस्थाई को हम ध्यान में नहीं देते हैं, तो अस्थाई पूछा है इसलिए कैलेगन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदु जल का अर्थ होता है, तो जो साबुन के साथ झाग बनाने वाला, साबुन के साथ झाग न बनाने वाला, वर्षा का जल एवं उपरोक्त सभी। आप में से कुछ लोग होंगे जो डायरेक्टली बोलेंगे वर्षा का जल। तो मृदु जल वर्षा का जल होता है, वो भी पहली बारिश नहीं, दूसरी बारिश, जब क्लाइमेट साफ हो जाते हैं उसके बाद वाली जो बारिश होती है वो। बट यहाँ पे अर्थ पूछा है, तो मृदु जल का अर्थ क्या होगा? तो जो साबुन के साथ, मृदु जल यानी साफ पानी, तो जो साबुन के साथ झाग बनाने वाला होता है वो मृदु जल का अर्थ होता है कि साबुन के साथ झाग बनाने वाला साफ पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो क्लोरोमाइन, क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्लीचिंग पाउडर। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के सर्वश्रेष्ठ रूप में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीवन रक्षक घोल किसे बोलते हैं इसके बारे में मैंने बहुत पहले आप लोगों को बता रखा है, फिर एक बार फिर से बताती हूँ। जीवन रक्षक घोल ORS को बोलते हैं। तो जीवन रक्षक घोल किस अवस्था में दिया जाता है? तो निर्जलीकरण, बुखार, खांसी या फिर सिर दर्द। तो जो जीवन रक्षक घोल होता है ये निर्जलीकरण की अवस्था में दिया जाता है। जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो हमें चीनी और नमक, कई बार पूछा जाता है ORS का घोल कैसे रेडी होता है, तो चीनी, नमक और पानी, इन तीनों के मिश्रण से ORS का घोल रेडी होता है। और ये हमारे शरीर में जो पानी की कमी हुई होती है उसे कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है। तो जीवन रक्षक घोल निर्जलीकरण की अवस्था में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। डोमेस्टिक सीवेज में शुद्धता का प्रतिशत होता है, तो 1%, 0, यहाँ पे अशुद्धता पूछ रहा है, अशुद्धता को ध्यान में रखेंगे। तो 1%, 0.01%, 0.1% या फिर 1.1%। तो डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत कितना होता है? इस क्वेश्चन में तो अशुद्धता पूछा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछे कि डोमेस्टिक सीवेज में शुद्धता का प्रतिशत क्या होता है, तो हम इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे अगर शुद्धता पूछे तो 99% होगा, और चूंकि 99% शुद्धता है तो अशुद्धता 1% होगा, 0.1%। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा 0.1%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करता है, तो कौन सा होगा? अमोनिया, साइनाइड आदि, क्लोरीन, फिटकरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से ऐसे अपमार्जक हैं जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अमोनिया एवं साइनाइड। ये जल में घुल के उन्हें अशुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का, पोटेशियम सल्फेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर है 23 और यहाँ पे होगा थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट दोनों दे रखा है।
तो जल की शुद्धि के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम परमैंगनेट। अभी हमने देखा था ना मृदु जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट एंड फिटकिरी, सेम वही क्वेश्चन है। परमैंगनेट और सल्फेट में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है। यहाँ पे अस्थाई पूछ रहा है, अस्थाई नहीं पूछ रहा। तो जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने की विधि क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, चूना मिलाकर, उबालकर या फिर छानकर। क्वेश्चन नंबर 24 है। तो जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने की विधि है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में पानी की कमी का कारण है। तो शरीर में पानी की कमी का कारण क्या है? तो शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, डर, एकलनीति या फिर आहार की गड़बड़ी। तो शरीर में पानी की कमी का क्या कारण हो सकता है? तो चूंकि पहले आंसर कट करते हैं, डर होगा नहीं, एकलनीति होगा नहीं, बचे दो ऑप्शन। तो आहार की गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन है शरीर के पानी तथा लवण निकल जाना। अगर ये निकलते हैं तो जाहिर सी बात है पानी की कमी होगी, निर्जलीकरण होगा, निर्जलीकरण होगा तो ORS का घोल पीना ही पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रांस के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रांस के अर्थोइट नामक स्थान में दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिसका नाम है तो उथला कुआं, अर्जिजन कुएं, गहरे कुएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रांस के अर्थोइट नामक स्थान है वहाँ पे दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं, उसका नाम क्या है? तो जाहिर सी बात है कि नाम से रिलेटेड होगा, तो ये हो जाएगा आर्टिजन कुएं। आर्टिजन कुएं ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? तो परिबद्ध जलाशय, ट्यूबवेल, जलधारा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? तो कृत्रिम झील का दूसरा नाम ऑप्शन ए परिबद्ध जलाशय है। इसे हम कैथमेंट एरिया भी बोलते हैं। कैथमेंट एरिया भी, परिबद्ध जलाशय को कैथमेंट एरिया भी बोलते हैं। कैथमेंट एरिया भी बोलते हैं, ये भी ऑप्शन में दे सकता है एग्जाम में, इसलिए दोनों नाम को ध्यान में रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है? तो बहुत गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से या फिर बहुत ही ठंडे पानी से। तो दो ऑप्शन तो हम डायरेक्टली कट करेंगे, बहुत गर्म और बहुत ठंडे। ना ही हम बहुत गर्म पानी से नहा सकते, ना ही बहुत ठंडे। और सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति का क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तो सभी ठंडी के सीजन है तो गुनगुने पानी पे टिक करेंगे, लेकिन गुनगुने पानी होंगे नहीं, ठंडे पानी होंगे। गुनगुने या गर्म पानी से नहाने पे जो हमारे बॉडी होती है वो उत्तेजित हो जाती है, ठंडे पानी से रिलैक्स होती है, इसलिए हमें ठंडे पानी से स्नान करने चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? और ये क्वेश्चन आई थिंक कि आप सभी क्लास 1 क्लास 2 से पढ़ते आ रहे होंगे। तो जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 4, 3, 2, 5 कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन बी 2। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थाई और अस्थाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल कैसा होता है? तो मीठा, गंधहीन, रंगहीन, खारा तथा गंधहीन, स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन, और मीठा, गंधहीन तथा पारदर्शी। तो जो शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है? इस क्वेश्चन को भी आई थिंक हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन। अच्छा, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो वो होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? OH, O2, H2O एंड H2O2। तो जो जल का रासायनिक सूत्र है ये क्या होगा? तो जल का रासायनिक सूत्र होगा H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं, तो जल का रासायनिक सूत्र हो जाएंगे H2 और O। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O वहाँ क्या दिया हुआ था? हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। तो जल एक यौगिक है जो कि निम्न तत्वों से मिलकर बना होता है, तो किससे? तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका देखते हैं। ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक 1 पॉइंट, साधारण नमक सोडा बाइकार्बोनेट 1 पॉइंट, और पोटेशियम क्लोराइड 1 पॉइंट, और 3 पॉइंट हुए कि क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं। क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़ लेते हैं। ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं होती हैं। आप सोच रहे हैं मैम ने ये 3 नंबर क्यों लिखे हैं? वो इसलिए आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि तीन मेजरमेंट एक ही ऑप्शन में है, बाकी जगह 2-2 है, तो जाहिर सी बात है कि 3 का पूछ रहा है तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे भी आंसर को टिक कर सकते हैं। तो ORS के घोल में जो जल के प्रति लीटर में जो साधारण नमक होता है 3.5, सोडा कार्बोनेट 2.5 एवं पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो 1.5 होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। तो घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है? तो उबालना, आशवन, अवक्षेपण या फिर क्लोरीनीकरण। क्वेश्चन नंबर है 34। तो जो घरेलू स्तर है इस पे जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि ऑप्शन ए उबालना है। ये तो बहुत ईजी है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं, तो सोडा, नमक, चूना या फिर ये सभी। तो यहाँ अभी हमने कुछ देर पहले शायद अस्थाई देखा था, अस्थाई देखा था, हाँ अस्थाई देखा था शायद क्वेश्चन में। तो यहाँ अस्थाई पूछ रहा है जल की अस्थाई कठोरता निम्नलिखित में से क्या डाल के दूर कर सकते हैं। बहुत से लोग होंगे जो डायरेक्टली ये सभी टिक करेंगे, बट यहाँ पे ये सभी नहीं होंगे, सोडा, नमक या फिर चूना। तो जो जल की अस्थाई कठोरता है इसे सोडा डाल के दूर किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हमने देखा क्वेश्चन में अस्थाई कठोरता, अब हम क्वेश्चन में ये देख रहे हैं कि जल की अस्थाई कठोरता दूर कर सकते हैं। तो खाने का सोडा मिलाकर, ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर, खाने का नमक मिलाकर या फिर चूने का पानी मिलाकर। तो जो जल की अस्थायी कठोरता है इसे हम ऑप्शन नंबर डी चूने का पानी मिला के दूर कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कठोर जल की विशेषता है। तो कठोर जल की विशेषता क्या है? पानी में झाग कम उठते हैं, भोजन सरलता से बनता है, पानी में स्वादिष्ट होता है, रंगहीन गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। तो अभी हमने देखा था ना कि शुद्ध जल, मृदु जल, शुद्ध जल में झाग बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कठोर जल है तो इसमें झाग नहीं बनेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पानी अगर कठोर जल है तो उसमें झाग कम उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉलेज के जलपान गृह में थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जाता है। तो अब केंद्रित, मेज पर दी जाने वाली सेवा, स्वयं लेने की सेवा या फिर मिश्रित सेवा। तो एक कॉलेज के जो जलपान गृह है यहाँ पर किस तरह आहार वितरण किया जाएगा? और केंद्रित तो होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत। मेज पे सेवा दी नहीं जा सकती क्योंकि कॉलेज की पूछी जा रही है। मिश्रित सेवा भी नहीं दी जा सकती है। यहाँ पे हो जाएगा स्वयं लेने की सेवा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग क्या है? तो फ्लोरोसिस, कुपोषण, लेथरिज्म एवं एनीमिया। तो जो फ्लोराइड है इसकी अधिकता से होने वाला रोग है ऑप्शन ए फ्लोरोसिस। ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीने के पानी का TDS होना चाहिए। तो जो पीने का पानी है उसका TDS कितना होना चाहिए? 50 mg पर लीटर, 300 से 500 mg पर लीटर, 500 से 600 mg पर लीटर या फिर 50 से 150 mg पर लीटर। तो जो पीने का पानी है इसका TDS 50 से 150 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो जल अशुद्ध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आप लोगों को 40 क्वेश्चन बोला था, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंदेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है? यहाँ पे नहीं को ध्यान में रखेंगे। तो NTU, JTU, FTU या फिर ATU। तो जो गंदे पानी के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है वो है ऑप्शन डी ATU। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एवं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल की अशुद्धता होती है तो जीवाणु रहित, घुलित, तैरने वाली या फिर इनमें से सभी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये सभी। जीवाणु रहित भी होती है, घुलित भी होती है और तैरने वाली भी होती है। तो ये थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।